एनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे कि कहां कोरोना को लेकर विवाद की स्थिति बन गई और सियासत गरमा रही है। वजह है कांग्रेस का अंदरूनी मामला, लेकिन साथ ही कुछ दिलचस्प खबरें भी होंगी। लेकिन चावल की चर्चा बहुत है, तो सबसे बड़ा घोटाला कहां हुआ यह भी आपको दिखाएंगे। देखिए अभी 5 बड़ी खबरें। एनएसयूआई का प्रदर्शन, सूची पर सवाल, कद पर किचकिच, क्या कह गए दिग्विजय, महू में महाघोटाला। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से आ रही, जहां एनएसयू कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वजह है जिला अस्पताल का घेराव करने पहुंचे थे तमाम कार्यकर्ता और उसके बाद वहां लाठीचार्ज जैसी स्थिति भी निर्मित हुई है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके बीच तमाम कार्यकर्ताओं पर लाठी बांधी गई है। इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। इनका यह कहना था कि कोरोना को लेकर जो दिखाना चाहिए, जिस तरह की स्थितियां होना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं है। देखते ही देखते जब हंगामा करने लगे, ये तस्वीरें हैं जबलपुर की, देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सीधे तौर पर यहां ये लाठीचार्ज हुआ है और पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर इन लोग को मारा है, दिखाई दे रहा है। और ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता है जो इस वक्त वहां पहुंचे थे। और ये अब से थोड़ी देर पहले की घटना है जिसमें जमकर लाठीचार्ज हुआ है, उनको खदेड़ा गया है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को। दरअसल उनका आरोप था कि कोरोना को लेकर जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, अस्पताल में ठीक इलाज नहीं मिल रहा है, उसका ज्ञापन देने पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अस्पताल के सामने हंगामा देख पुलिस ने समझाया कि इस तरह यहां ज्यादा आवाज नहीं होना चाहिए, चूंकि मरीज एडमिट होते हैं। लेकिन जब बात नहीं बनी, ज्यादा हंगामा बढ़ता देख, तो फिर लाठीचार्ज हो गया और तरीके से पंजाया भी गया। ये आप देख भी रहे, विजुअल्स के जरिए आप देखिएगा किस तरह पुलिस, भारी महकमा पुलिस का वहां मौजूद था और उसके बाद फिर लाठीचार्ज की स्थिति निर्मित हुई है। चलिए दुष्यंत से बात करते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, जबलपुर की खबर है, लेकिन ये नजर आ रहा है कोरोना को लेकर दरअसल ये इनका आरोप है कि ठीक ढंग से उपचार नहीं हो रहा, अस्पताल की कुछ शिकायतें थी, ज्ञापन देने पहुंचे थे, फिर लाठीचार्ज हुआ। क्या है मामला? बिल्कुल, देखिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और जिस तरीके से लगातार कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना काल में मरीजों को इलाज की कहीं ना कहीं इलाज सही तरीके से नहीं मिल पा रहा था, इसी को लेकर इस जिला अस्पताल एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे थे और कहीं ना कहीं वो अपनी मांग को लेकर के सही तरीके से मरीजों को इलाज दिया जाए, सभी व्यवस्थाएं की जाए, सुविधाएं परिपूर्ण रही। तो यहाँ पर तमाम सारी जो मांगे थी, उन मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी वो अधीक्षक को सौंपना चाहते थे और उसी को लेकर वहां पर पहुंचे थे। लेकिन स्थितियां जहां पर बिगड़ गई और स्थितियां बिगड़ते देख पुलिस ने कहीं ना कहीं लाठीचार्ज किया है, जो एनएसयूआई कार्यकर्ता है उनको खदेड़ा है। और पहले उन्हें पुलिस ने समझाइश भी दी थी कि इस तरीके का हंगामा यहां पर ना करें, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी जो मरीज है यहां पर पहुंचे हैं या मरीज के परिजन यहां पर पहुंचे हैं तो उनको इलाज में या फिर मरीजों को कोई परेशानी हो, तो इसको लेकर पहले वार्निंग भी दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो एक बड़ी संख्या में थे एनएसयूआई के, तो वो मानने वाले नहीं थे और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करने का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था और ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज का फैसला लिया। हालांकि कार्यकर्ताओं को जो पुलिस बल है उसने खदेड़ दिया, लेकिन तितर बितर कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब पूरे मामले को लेकर एनएसयूआई जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर और भी गंभीर होती हुई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना की बात की जाए तो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना को लेकर लगातार तमाम सारे जो आरोप हैं वो विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगाए जा रहे थे। लेकिन उसी आरोपों के तहत अब जिले स्तर पर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिलने लगे हैं। ये ऐसा ही एक प्रदर्शन जबलपुर में हुआ और उस प्रदर्शन के दौरान कहीं ना कहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को लाठी खानी पड़ी। तो ये जरूर समझा जा सकता है कि कोशिश एनएसयूआई की तरफ से थी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करे और कहीं ना कहीं वो जब प्रदर्शन करने पहुंचे तो कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में उनके उपस्थित हो गए कि कहीं ना कहीं अब वो कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पाए और इसी के चलते हंगामा शुरू हो गया। और जब हंगामा शुरू हुआ तो पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की और पुलिस ने कहीं ना कहीं जिला अस्पताल से उनको खदेड़ दिया। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ दुष्यंत, और मैं आपसे इसी खबर पर चर्चा करूंगा। लेकिन यदि मैं चाहूंगा पीसीआर से कि पुलिस का क्या कहना है इस मामले में, यदि सुनवा पाए तो जरूर सुनवाइएगा कि क्या हुआ जबलपुर में और पुलिस का क्या पक्ष है।
लेकिन अभी दुष्यंत मैं आपसे बात करता हूं, इस बीच पुलिस का जो बयान है वो भी हम सुनवाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन ये जो स्थितियां बन रही है, दरअसल कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है कोरोना का अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में फैलाव भी दिख रहा है कोरोना का। हालांकि सरकार खुद मुख्यमंत्री इस पर ध्यान बनाए हुए हैं, लेकिन कहां गड़बड़ कहां हो रही है जो इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है? दुष्यंत देखिए मनोज जी, अगर बात करें गड़बड़ की, तो गड़बड़ कहीं नहीं हो रही। सरकार अपनी तरफ से तमाम सारे प्रयास कर रही है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार के मुखिया जो शिवराज सिंह चौहान है वो लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और तमाम सारे जिलों की रिपोर्ट भी ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जब सीरो सर्वे की बात करें या फिर हम एंटीजन टेस्ट की बात करें, तो लगातार बड़ी संख्या में सैंपलिंग हो रही है। और सैंपलिंग जब होती है तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में मरीज भी निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि जो लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर फीवर क्लिनिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सीरो सर्वे में या एंटीजन टेस्ट में सामने आ जाते हैं। तो उसको लेकर संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते कहीं ना कहीं सैंपलिंग ज्यादा हो रही है और ज्यादा सैंपलिंग के चलते मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन जबलपुर में कुछ लापरवाही बरती गई थी, जिसको लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने वहां पर हंगामा किया था। क्या कहना है पुलिस अधिकारी का और बाकी लोगों का, सुन लीजिए। सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं और निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पे जो भारी लूटमार मची हुई है, इसका हम युवा कांग्रेस के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। हमने आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत के तौर पे मुख्य जिला एवं चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा था, उनका ध्यान आकर्षण कराने का कार्यक्रम रखा था। हम अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो हमने पुलिस को सूचना दी थी उसके मुताबिक हम यहाँ पे ज्ञापन देने पहुंचे थे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से जो है अमानवीय बर्ताव पुलिस हमारे साथ कर रही है। क्या हम आम जनता की अगर बात प्रशासन के समक्ष रखना चाहते हैं तो क्या ये गलत है? निजी अस्पतालों की खुल्लम खुल्ला लूट मची है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारी अस्पताल में लोग तिल तिल कर मर रहे हैं, क्या हम उनकी बात नहीं कर सकते? हम उनकी बात आज जिला स्वास्थ्य अधिकारी के सामने रखने आए थे, लेकिन आप लोगों ने देखा किस तरह से पुलिस ने अमानवीय बर्ताव किया, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। क्या हम विपक्ष में, ये हमारा अपराध है? क्या हम जनता की बात कर रहे हैं, ये हमारा अपराध है? एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के लोग आए थे यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए। वो अस्पताल के भीतर घुस रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल अति आवश्यक सेवाओं में है और हॉस्पिटल के भीतर भीड़ ले जाना कोरोना महामारी में काफी गंभीर मामला है, इसलिए इनको यहाँ से हटाया गया। कोई गिरफ्तार। चलिए, ये भी समझने की जरूरत है, जैसा टीआई बता रहे थे कि वो घुसना चाह रहे थे अस्पताल में। आपको अस्पताल में घुसने की जरूरत नहीं है। यदि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां कोरोना का संकट है, लोग कोरोना से पीड़ित है, आप जाएंगे, आप भी उसकी जद में आ जाएंगे, तो विरोध करना आपका निश्चित रूप से धर्म है। आप विपक्ष में है या बाहर है, अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह मत रखिए कि आप खुद संक्रमित हो जाए, क्योंकि मामला कोरोना का है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। कांग्रेस में 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद बवाल खड़ा हो गया, साथ ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह पीसीसी अध्यक्ष और एआईसीसी ने मिलकर अनुमति के बाद जो सूची जारी हुई है, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि जिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है उनके नामों की पीसीसी कार्यालय से अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ये 15 नाम दिल्ली से तय हुए, इसकी पीसीसी से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। पीसी शर्मा ने क्या कहा ये तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सवाल यही है, क्या 15 जो नाम सामने आए उसको लेकर अंदर खानों में कुछ चल रहा है या कुछ और नामों को जोड़ा जाना चाहिए था, इसलिए पीसी शर्मा को ऐसा कहना पड़ा है? क्या कहा पीसी शर्मा ने, सुनिएगा। जो प्रत्याशियों के नाम आए उसकी पीसीसी से कोई अधिकृत घोषणा अभी नहीं हुई है। ये दिल्ली में कुछ तय हुआ हुआ, लेकिन अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इसकी कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है। ये दिल्ली में कोई निर्णय हुआ है, वो होगा जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी जानकारी पीसीसी का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी दे सकता है। चलिए, तो कह रहे थे पीसी शर्मा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल यही है, क्या नामों को लेकर कोई संशय है या कुछ इसमें परिवर्तन भी आगे देखने को मिल सकता है? ऐसा क्यों कहा पीसी शर्मा ने, समझते हैं दुष्यंत से। दुष्यंत, 15 लोगों के नामों की सूची जारी हुई है। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि पीसीसी से ये जारी नहीं हुई है, ये तो एआईसीसी से जारी हुई है, पीसीसी में कोई खबर नहीं है। क्या वास्तव में खबर नहीं है या ये इसको देखकर, जो उनका बयान है उसको देखकर ये माना जाए कि वो खुश नहीं है? देखिए, बहुत सारे मायने उसके निकाले जा सकते हैं मनोज जी। अगर पीसी शर्मा की बात करें तो पीसी शर्मा ने अपना
अपने तरीके से अपना बयान उन्होंने दे दिया कि एआईसीसी से ये सूची जारी कर दी गई और पीसीसी को इसकी जानकारी नहीं है या फिर औपचारिक घोषणा पीसीसी की तरफ से नहीं की गई। लेकिन जब हमने संगठन के पदाधिकारियों से इसके बारे में चर्चा की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था शायद उनको प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं है या प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये बात उन्होंने कह दी। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए कि उपचुनाव के कैंडिडेट्स की घोषणा की जो सूची जारी की गई थी वो एआईसीसी की तरफ से की गई थी और वो जो पूर्ण तरीके से सत्यापित है, सत्य सूची है और किसी भी प्रकार से कोई भी उसमें प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो एआईसीसी से जारी हुई है तो प्रदेश कांग्रेस की कोई भी औपचारिक घोषणा के बारे में ऐसी प्रक्रिया में नहीं आता कि औपचारिक घोषणा यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस करेगी। तो तमाम सारी बातें संगठन ने कही है और ये भी कहा है कि अगर मान सकते हैं कि अगर ये पीसी शर्मा ने जो बयान दिया है तो वो पीसी शर्मा की अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन शायद उनको पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होगी, इसी वजह से उन्होंने इस तरीके की बात कही है। लेकिन जब उपचुनाव की सूची जारी की गई और उपचुनाव की जो सूची जारी हुई है तो उसमें किसी भी प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मुकुल वासनिक जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं उनके हस्ताक्षर हैं और एआईसीसी ने उसको जारी किया है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी संशय इस सूची में नहीं होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार से कोई भी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। ये कौन कह रहा था दुष्यंत की परिवर्तन की आवश्यकता? बिल्कुल, उसमें ये तमाम सारी बातें सामने आई थी, जिसमें संगठन के जो जब मंत्रियों से और कोषाध्यक्ष हैं जो प्रदेश कांग्रेस के, उनसे बात की प्रकाश जैन से हमने, तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी प्रकार से जिस तरीके से जो सूची जारी हुई है वो पूरी तरीके से सत्यापित है और सत्यापित होने के बाद कोई भी चेंजेस उसमें नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरीके से जो बयान पीसी शर्मा का आया है तो पीसी शर्मा की शायद ये सोच हो सकती है या प्रक्रिया के बारे में उनको जानकारी नहीं होगी। तो इस वजह से उन्होंने ये जरूर कहा है कि पीसीसी से कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जब एआईसीसी ने घोषणा कर दी है तो पीसीसी किसी प्रकार से कोई भी औपचारिक घोषणा इसमें नहीं कर सकती और ना ही किसी प्रकार से कोई भी ऐसी बात सामने आई है। चलिए दुष्यंत, बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन ये कहना पीसी शर्मा का तो क्या ये बता रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, अभी भी यहाँ गुटबाजी है, या ये माना जाए कि वास्तव में उनको इस बात का बहानी नहीं है कि पीसीसी को जरूरत नहीं है जब एआईसीसी किसी सूची को जारी कर देगी, लेकिन मौका मिला है विपक्ष को तो फिर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं। बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई, खैर वो तो नहीं सुनवाएंगे आपको, लेकिन कांग्रेस उपचुनाव से पहले इस तरह की चीजें यदि गड़बड़ होगी तो दिक्कत दूसरी तरफ बढ़ जाएगी। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीडब्ल्यूसी के गठन को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कोई अहमियत नहीं है, छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता को सीडब्ल्यूसी में जगह नहीं दी है और तो और छत्तीसगढ़ के जो नेता शामिल थे उनको भी निकाल दिया गया। इससे यह साबित होता है कि प्रदेश में किसी भी नेता को सीडब्ल्यूसी में जगह देने के लायक नहीं समझा गया। कांग्रेस में तो जिसने भी सुझाव देने की कोशिश की है उसको निकालकर बाहर कर दिया। कद पर किचकिच, यही हमारा वो है। लेकिन क्या कहा धर्मलाल कौशिक ने, जरा सुनिए। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन किया गया और इसमें स्पष्ट होता है देखने से कि आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में समाप्त हो गया है। जो भी नेताओं ने सुझाव देने का प्रयास किया, जो पत्र लिखने का प्रयास किया, आज उनको किनारे कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की क्या वजूद है केंद्र में, इस पुनर्गठन से समझ में आ रहा है कि जब छत्तीसगढ़ के जो थे उनको भी निकाल दिए गए और एक भी को ऐसा लायक नहीं समझा कि सीडब्ल्यूसी में उनको लिया जाए, इससे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन किया गया और इसमें स्पष्ट होता है देखने से कि आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में समाप्त हो गया है। जो भी नेताओं ने सुझाव देने का प्रयास किया, जो पत्र लिखने का प्रयास किया, आज उनको किनारे कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की क्या वजूद है केंद्र में, इस पुनर्गठन से समझ में आ रहा है कि जब छत्तीसगढ़ के जो थे उनको भी निकाल दिए गए और एक भी को ऐसा लायक नहीं समझा कि सीडब्ल्यूसी में उनको लिया जाए, इससे कांग्रेस की अहमियत केंद्र स्तर पर क्या है प्रदेश की, ये आज समझने की जरूरत है। भाजपा जैसी पार्टी के नेताओं के बस में कांग्रेस को समझना नहीं है। सीडब्ल्यूसी में विस्तारित कार्यकारिणी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
मोहन मरकाम उसके सदस्य हैं। इसी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया, जिन्होंने जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई लड़ी भाजपा के शासन को उखाड़ फेंकने में, वे भी सीडब्ल्यूसी में स्थायी आमंत्रित के रूप में हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के 3 लोग हर कार्य समिति की बैठक में होंगे। भाजपा के द्वारा जो बात कही जा रही है वो नासमझी में कही जा रही है, गलती निकालने के लिए सिर्फ कही जा रही है, कोई सत्यता नहीं है भाजपा के। चलिए, तो ये आप कांग्रेस की तरफ से सुन रहे थे और उन्होंने कहा कोई सत्यता नहीं है, पर जब स्थान किसी को नहीं मिलेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष को मौका मिलेगा। लेकिन बात करते हैं, हिमांशु हमारे साथ जोड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता रायपुर से। कुलेश्वर, क्या कहेंगे, जो सीडब्ल्यूसी की सूची आई है, ये बात सच है कि उसमें कुछ लोगों के नाम नहीं है? खासकर छत्तीसगढ़ की जब बात करें तो वहां से कोई नाम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाद में फिर कांग्रेस की सफाई भी सामने आई है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद करती रहती कहीं कुछ मौका मिले और छोड़ा ना जाए? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और वो मौका को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस की स्थिति केंद्र में बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे जो उनको तवज्जो देना चाहिए केंद्र में उनको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाया। 15 साल विपक्ष में रहने के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को वर्किंग कमेटी में लिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से जो पुराने सदस्य थे, चाहे वो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की बात की जाए, मोतीलाल वोरा की बात की जाए, ये दोनों को अभी हटा दिया गया है। हालांकि मोतीलाल वोरा उम्र भी काफी ज्यादा है, उसके हिसाब से उनको हटाया गया होगा, लेकिन वहीं अगर बात की जाए ताम्रध्वज साहू को भी हटा दिया है। इस कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को चुटकी लेने के लिए एक विषय मिल गया और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान देते हुए सीधा कह दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस का कोई भी तवज्जो वहां पे नहीं दिया जा रहा है। जो नेता थे उनको भी निकाल दिया गया और छत्तीसगढ़ से किसी को शामिल नहीं किया गया। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस के नेता शैलेश त्रिवेदी साफ कह दिए हैं कि अब भी 3 सदस्य छत्तीसगढ़ से केंद्रीय नेतृत्व में है। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मोहन मरकाम और साथ ही छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, अब भी जो कार्य समिति की बैठक हुई उसमें तीनों नेता शामिल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को था कि और भी नए लोगों को मौका दिया जा सकता है, वो मौका नहीं दिया गया है। हालांकि नाराजगी कुछ नेताओं में है, लेकिन वो खुलकर अभी सामने नहीं आ रही है, कुछ दिन में जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें काफी चुटकी ले रही है और एक के बाद एक जो बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है। धन्यवाद कुलेश्वर, आप मेरे साथ जुड़े। कुलेश्वर कह रहे थे कि ये जो स्थितियां बनी है, दरअसल मोतीलाल वोरा काफी उम्र है, लेकिन ताम्रध्वज साहू का नाम हटना जरूर कुछ सवाल खड़े करता है, पर भूपेश बघेल और एक अन्य नेता का वहां पे उसमें नाम है सूची में। तो विवाद ये नहीं है, विवाद ये है कि बीजेपी तो विपक्ष में और मौका चाहिए बोलने का, और जब मौका मिला है तो सरकार है वहां पर, तो उम्मीद बहुत ज्यादा थी कांग्रेस के लोगों की नाम उसमें ज्यादा दिखाई देंगे, इसीलिए बीजेपी ने सवाल खड़े किए। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। भिंड में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कुछ ऐसा बोल बैठे जो फिर एक बार चर्चा में बन गया, और उन्होंने तंज जरूर कसा है, लेकिन तंज के बहाने ही सही, पर पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया मोदी अभी हटने वाले नहीं है, अभी तो कई साल तक वो सीटें पर कायम रहेंगे और प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हालांकि जिक्र उन्होंने ऐसा क्यों किया जरा आप सुन लीजिए तो समझ भी आ जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 में 280 और 2019 में 300, अगले चुनाव में और ईवीएम की बदौलत पता नहीं 400 सीटें आ जाएंगी। तो अभी भी डर कांग्रेस को सता रहा है, यानी 2024 में चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस का डर अभी दिखने लगा। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, सुनिएगा। अगर 2024 में इन्होंने अब दावा करना शुरू कर दिया है कि 2024 में अब 400 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतेंगी, इसका मतलब ये है कि ईवीएम के माध्यम से 2014 में जीते 280 पार, 2019 में हो गए 300 पार और अब 2024 में होंगे 400 पार, और 400 पार होते ही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलकर ये अपना संविधान लाएंगे। जिस तरह से रशिया में प्यूटिन
अपनी पूरी पूरे उम्र भर राष्ट्रपति बने रहेंगे। चाइना के शी जिनपिंग साहब पूरी उम्र भर अपने बने रहेंगे। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन भर संविधान में परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बने रहे। ये षड्यंत्र आपको समझना पड़ेगा। यदि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। चलिए, तो दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि उन्होंने चीन की बात कर दी, उन्होंने अन्य देश की बात कर दी और कह दिया कि अब की बार 400 पार। अब भाजपा एक नया नारा लेकर आएगी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, ये भी समझना पड़ेगा कि ये वास्तव में नया नारा है या बीजेपी की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी जब तैयारियां करती है तो पहले से तैयारी करना शुरू कर देती है। तो क्या इसे डर माना जाए या सच्चाई कहा जाए? दिग्विजय सिंह लेकिन बोलते हैं जब, तो उनके बोलने के बहुत मायने होते हैं। बहुत ही सीनियर लीडर है वो, पर क्या कहा और उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। चलिए, हम अपने संवाददाता से बात करेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो कहा है एक बार और आपको सुनवा देते हैं। कहा है क्या, सुनिए। अगर 2024 में इन्होंने अब दावा करना शुरू कर दिया है कि 2024 में अब 400 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतेंगी, इसका मतलब ये है कि ईवीएम के माध्यम से 2014 में जीते 280 पार, 2019 में हो गए 300 पार और अब 2024 में होंगे 400 पार। और 400 पार होते ही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलकर ये अपना संविधान लाएंगे। जिस तरह से रशिया में पुतिन अपनी पूरी पूरे उम्र भर राष्ट्रपति बने रहेंगे। चाइना के शी जिनपिंग साहब पूरी उम्र भर अपने बने रहेंगे। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन भर। दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि उम्र भर प्रधानमंत्री बने रहेंगे नरेंद्र मोदी। उन्हें डर है कि कहीं 400 पार ना हो जाए अगली बार बीजेपी 2024 में, तो इसी को डर कहा जाए या कुछ और। लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान के कई मायने हैं। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। चावल की चर्चा मध्य प्रदेश में खूब है। चावल की चर्चा इसलिए है कि जो चावल दिया गया उस पर सवाल खड़े हुए, केंद्र ने सवाल खड़े किए और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़ी गंभीरता से लिया। लेकिन इंदौर के महू में करोड़ों रुपए की चावल घोटाला का पर्दाफाश हुआ है और पर्दाफाश खुद कलेक्टर ने किया है। फर्जी बिल बनाकर 50 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। इसका खुलासा कलेक्टर मनीष सिंह ने किया है। इस घोटाले में खाद्य विभाग के अधिकारी भी शामिल है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मोहन अग्रवाल समेत 4 लोगों पर आरोप है। माना जा रहा है कि घोटाले की राशि 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। इंदौर के महू में करोड़ों रुपए के चावल का घोटाला सामने आया है। फर्जी बिल बनाकर 50 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया है। क्या हुआ है पूरा मामला, सुनिए कलेक्टर मनीष सिंह क्या कह रहे हैं। अभी जो रेवेन्यू अथॉरिटीज ने जांच की है उससे मोटा ब्रॉडली एक 45 to 50 करोड़ का एक इन्फॉर्मेशन पाया जा रहा है कि इतने माल की हेराफेरी की गई है। अलग अलग तरह से माल की हेराफेरी करते थे। सामान राशन दुकानों में निकल पहुंचे, बाहर से माला वाला निकल जाता था इनके बनाओ में। नंबर 2, खराब माल लाके अच्छे माल से रिप्लेसमेंट करते थे लोग। नंबर 3, राशन की दुकानों पे जो माल नहीं दिया जाता था आम जनता को, इसी कारण से पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा के कम माल दिया जाता रहा होगा, जिसमें राशन दुकान संचालकों की गलती पाई गई है। 3 तरह से ये लोग राशन सरकारी निकाल करके उसको प्राइवेट अनुज्ञा बना के फर्जी बिल लगा के बोले जाते थे। ये भी 45 to 50 करोड़ का आया है। पर जो कि मोहन अग्रवाल बताया जा रहा है कि 15-20 साल से यहाँ परिवहन काम करते रहे हैं, तो अगर पहले का भी देखा जाए तो ज़्यादा बड़े अमाउंट की आने की संभावना है। इसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स के भी जिला स्तर के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता आई है सामने, उनकी लापरवाही कह लें या उनकी संलिप्तता कह लें, उसके बारे में भी हम लोग FIR में उल्लेख किया है। एक नागरिक आपूर्ति निगम का कर्मचारी गोयल नाम का है, उसको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। उसका नामजद FIR की है। और बाकी पुलिस जो है इसमें जो भी अशासकीय लोग हैं प्लस जो शासकीय कर्मचारी हैं किस प्रकार से। चलिए, राधे कौशल से बात करते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त महू से जुड़ रहे हैं। लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह का साफ तौर पर कहना था कि ये बड़ा घोटाला है, इसमें हमारे यानी जो खाद्य विभाग के लोग हैं वो भी मिले हैं, उनकी संलिप्तता भी अभी नजर आ रही, जांच की जा रही है और इसमें हम मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। तो 100 करोड़ तक पहुंच सकता है ये घोटाला। राधे कौशल, क्या है पूरा मामला और कौन है ये मोहन अग्रवाल? कब से इस तरह के कारोबार में लगा था, अभी तक ध्यान क्यों नहीं गया?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि मोहन अग्रवाल महू के कांग्रेस के नेता हैं, जो कि पूर्व पार्षद भी हैं। हाल फिलहाल वो महू शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। यह व्यक्ति पिछले 20 वर्षों से अलग अलग फर्मों के नाम से नागरिक आपूर्ति निगम से परिवहन का ठेका लेकर चला रहे थे। अभी हाल फिलहाल में जब इसकी शासन ने ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी है, उसमें इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। तो यह व्यक्ति 20 वर्षों से चल कर रहा था। इसमें निश्चित तौर पर जांच के बाद 100 करोड़ के ऊपर भी यह घोटाला जा सकता है। आपको यह भी बता दूं कि यह एक तरह से संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। यह संगठित अपराध, इसमें शासकीय राशन की हेराफेरी के साथ में खाद्य विभाग, महू खाद्य विभाग, इंदौर खाद्य विभाग के साथ नागरिक आपूर्ति निगम व मंडी के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। चूंकि इसका जो गोडाउन है मंडी के जस्ट पीछे शासकीय जो गोडाउन है उनसे लगा हुआ, और इसने बीच की दीवार तोड़ दी थी, जिसमें से आसानी से मंडी में माल जा सकता था, मंडी से इनके यहाँ माल जा सकता था। साथ ही जांच में यह भी पाया गया है कि मंडी से ये फर्जी अनुज्ञा प्राप्त करके माल को इधर उधर भेजते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राधे कुशल, आप हमसे जुड़े। कह रहे हैं कि मोहन अग्रवाल है कांग्रेस के वहां के कार्यकारी अध्यक्ष है ब्लॉक के, और कई दिनों से इस बात पर नजर लगी हुई थी प्रशासन के लोगों की, और आखिरकार कलेक्टर मनीष सिंह की निगाह इस पर पड़ गई और अब मुश्किल में पड़ गए हैं मोहन अग्रवाल, उनके बेटे आयुष और एक और उनके बेटे का नाम उसमें सामने आ रहा है। तो कई लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज होगा और धीरे धीरे कर परतें खुलेंगी। बाद में इस पर सियासत भी गरमाएगी, क्योंकि जो आरोपी बने हैं इसमें वो कांग्रेस के हैं। तो महा घोटाला के साथ ही हम इस पर विराम देंगे, लेकिन मिड सेशन में इसी तरह 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे मिलते हैं। हर तरह की इसमें जानकारी होती है। फिर मुलाकात होगी नए मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।